जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं हैं, ऐसी सुविधाओं की मांग की डीएम ऑफिस से। और जो एआईएस कंडक्ट रूल इस केस में, क्योंकि दो तरह की सर्विसेज हैं, एक ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और दूसरी सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं। तो एआईएस कंडक्ट रूल जो है वो और दूसरा आईएएस प्रोबेशनर्स रूल, वो दोनों इन पर अप्लाई होते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अब गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। ये लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और जो रूलिंग क्लास का और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो अप्रोच था लोगों के प्रति, वो देखते हुए बड़ी डिमांड लगातार होती जा रही थी। ये तो इनका मिसकंडक्ट एक बात है, उसमें एक बात है कि किसी सर्विस का मेंबर जो है कोई राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए हर एक कैटेगरी में 3% का रिजर्वेशन है। मींस जनरल में भी, एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी 3% का रिजर्वेशन है। सरकार में आपको पता है एक बार फाइल खुल गई ना, तो फिर आपके सारा केस खुल जाता है। लेकिन अगर चुपचाप आपकी फाइल दबी हुई है तो कोई नहीं पूछता कि आपकी फाइल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, उसमें 2-3 तरह की अनियमितताओं और मिसकंडक्ट की बात आ रही है। एक तो उन्होंने जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं हैं, ऐसी सुविधाओं की मांग की डीएम ऑफिस से, उसी से कंट्रोवर्सी चालू हुई। फिर एक गाड़ी पर उन्होंने रेड ब्लू बीकन की डिमांड की और वो गाड़ी पता चला कि वो किसी से गिफ्ट में ली थी। तो एक एक करके उन पर उनके अगेंस्ट चीज़ें आती गई। फिर बात ये भी आई कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो पीडब्ल्यू का जो मींस पीएच सर्टिफिकेट जो डिसेबल्ड कैटेगरी वाला है, उन पर भी क्वेश्चन रेज होने लगे। तो अब ये कई चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं और डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो आईएएस ऑफिसर्स के लिए जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है और जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आने के बाद यूपीएससी उनको लिस्ट देता है, वो अकॉर्डिंगली एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज वो सर्विसेज अलॉट करते हैं। तो डीओपीटी ने एक कमेटी बनाई है, 2 हफ्ते में उनको रिपोर्ट देना है। एक एडिशनल सेक्रेटरी है, उनकी जांच कर रहे हैं। तो अब उनके निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए हमें लगता है। लेकिन जो अगर आप रूल्स की बात करते हैं तो 2 रूल्स हैं जिनके अंतर्गत उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये कवर हो रही हैं। एक तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो कंडक्ट रूल है वो, और जो एआईएस कंडक्ट रूल इस केस में, क्योंकि 2 तरह की सर्विसेज हैं, एक ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और दूसरी सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं। तो एआईएस कंडक्ट रूल जो है वो और दूसरा आईएएस प्रोबेशनर्स रूल, वो दोनों इन पर अप्लाई होते हैं। बर्खास्तगी तो कम से कम होनी ही है अगर चार्जेस प्रूव हो गए तो, क्योंकि जो अब देखिए बर्खास्तगी के लिए 2 टर्म है असल में। जो प्रोबेशनर्स रूल है उसमें उसको कहते हैं कि सर्विस से डिस्चार्ज करना, क्योंकि सर्विस अभी तो वो प्रोबेशन पर हैं 2 साल के लिए। और जब आप मेंबर हो, मतलब सर्विस के मेंबर तो हो ही चुके हैं, लेकिन जब कंफर्म हो चुके होते हैं तब उसको कहते हैं कि डिसमिस कर देना सर्विस से या टर्मिनेट कर देना, वो दोनों वाला। तो इस केस में डिस्चार्ज हो जाएंगी वो, अगर ये आरोप साबित हो गए। क्योंकि अभी ताज़ा खबर ये है कि उनको एकेडमी में रिपोर्ट करने को बोला गया है। तो हमें लगता है कमेटी अपना, क्योंकि 1 हफ्ते तो लगभग हो ही गए हैं, 1 हफ्ता और बचा है। ये जो कंडक्ट रूल्स हैं ना सर्विसेज के, असल में ये बड़ी जद्दोजहद के बाद बने थे। और आपको ध्यान होगा आज़ादी के बाद जब नई व्यवस्था देश में बनने लगी, नया सिस्टम बनने लगा, आईसीएस के बजाय आईएएस बना, तो अगर आप पार्लियामेंट की और डिफरेंट असेंबलीज़ की डिबेट उठा के देखें तो जो एमएलएज और एमपीज़ हैं ना, वो इस तरह के सवाल पार्लियामेंट में रेज़ कर रहे हैं। और उसमें आप पढ़ेंगे ये शब्द जो आप सुनते हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन अब गोरे अंग्रेज़ चले गए और काले अंग्रेज़ आ गए। ये लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर हो रहे हैं। तो ये
जो ब्यूरोक्रेसी और जो रूलिंग क्लास का और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो अप्रोच था लोगों के प्रति, वो देखते हुए बड़ी डिमांड लगातार होती जा रही थी। उस प्रक्रिया से ये सब व्यवस्थाएं बनी थी मिड 60s में आके, कंडक्ट रूल्स और जैसे मंत्रियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना था, वो सब वो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फॉरवर्ड किया गया था, स्टेट के मंत्रियों के लिए भी। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद ये सब बने थे रूल्स। अब उसमें लेकिन कई सारे रूल्स हैं, बड़े वेग हैं ना, उसमें आप अब जैसे ये तो इनका मिसकंडक्ट एक बात है, उसमें एक बात है कि किसी सर्विस का मेंबर जो है कोई राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अब आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप फील्ड में देखते होंगे, आप स्टेट्स में देखते हैं, आपसे बहुत सारे अफसरों को आप भी जानते होंगे, तो आपको ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये फलां पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कि ऑफिसर हैं। लेकिन अब टेक्निकली उनको आप नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वो ऑफिशियली उसके मेंबर नहीं हैं। तो ये कई चीज़ें हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में, पूजा खेड़कर के केस में, क्योंकि जो इन्होंने गिफ्ट ली है गाड़ी, अब वो इनको सब एक्सप्लेन करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जो कंडक्ट रूल्स हैं उसके हिसाब से 25,000 रुपये तक का गिफ्ट आप ऐसे लोगों से ले सकते हैं जिनसे आपका कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। आई मीन्स आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे कोई शादी विवाह में जो नेचुरल गिफ्ट जहाँ पर छोटे छोटे आते हैं और उसकी 25,000 रुपये तक की वैल्यू हो तो वो गिफ्ट आप ले सकते हैं। ये भी 25,000 की वैल्यू भी 2015 में की गई थी। तो अब इन्होंने ऑडी कार ले रखी है, तो इनका मिसकंडक्ट कई मोर्चों पर दिख रहा है। इसलिए अभी लेकिन कोई जजमेंट हमें इसलिए नहीं देना चाहिए कि कमेटी की इसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जो एलिगेशंस हैं अगर ये प्रूव हो गए तो तब तो हमें लगता है कि वो सर्विस से बाहर ही होंगी। देखिए, सर्टिफिकेट जो मैंने देखा उनका एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट है और साथ में पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप। अब क्या है, 821 रैंक था इनका, 821 रैंक पर किसी भी हालत में आईएएस नहीं मिल सकता था, ओबीसी को भी नहीं मिल सकता था। ओबीसी के साथ जब पीएच सर्टिफिकेट लगा तब वो आईएएस मिला, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे 95 बैच ऑनवर्ड 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए। तो 2006 बैच के बाद से, 2006 बैच से ही ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए हर एक कैटेगरी में 3% का रिजर्वेशन, मींस जनरल में भी, एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी 3% का रिजर्वेशन है। तो ये शी इज़ पीएच विद इन ओबीसी ना, इसलिए इनको आईएएस मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन जो रेज करे जा रहे हैं, जो मैंने देखा कि इनके फादर की इनकम ज़्यादा थी। देखिए, वो कहीं महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में थे ऐसा लिखा है, लेकिन आपको बता दें जो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है उसमें उसके जो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया अभी जो एप्लीकेबल है उसके हिसाब से अगर किसी बच्चे के कैंडिडेट के पेरेंट्स जो है मदर फादर में से कोई ग्रुप ए का ऑफिसर हो 40 साल की एज के पहले, तब वो क्रीमी लेयर होगा, या मदर फादर दोनों ग्रुप बी के ऑफिसर हों तब वो होगा। उसमें इनकम क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है। तो इनके केस में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 40 लाख इनकम दिखाने के बाद भी अगर इन्होंने ओबीसी लिया है तो ऐसे साधारणतया ऐसी गलती कोई करेगा नहीं। ये हो सकता है कि अब इनके फादर चूंकि गवर्नमेंट जॉब में थे तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया होगा, जहां पर इनकम क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। इनकम क्राइटेरिया सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए है, जहां पर 8 लाख इस समय जो 2017 से 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है तो आप ओबीसी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। इनके केस में मुझे लगता है कि इस वजह से ये अब जाहिर है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है हंगामा की 40 लाख इनकम लेकर कैसे ओबीसी बन सकते हैं। तो ये
ये जो भी अगर ये डिस्क्रिपेंसी आपको इसको कहेंगे तो ये क्रीमी लेयर क्राइटेरिया का। क्रीमी लेयर क्राइटेरिया ऐसा है कि वो प्राइवेट सेक्टर लोगों के साथ बड़ा अन्याय करता है। ऐसे कि अब आप सोचिए कि 40 साल की एज तक, 40 साल के बाद मान लीजिए आप ग्रुप ए के अफसर हुए, तो आप क्रीमी लेयर का फ़ायदा, क्रीमी लेयर आप पर नहीं लागू होगा, आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट आदमी के लिए आपने 8 लाख रुपए की इनकम फिक्स कर दी। आर्मी में अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक हैं तो आपका बच्चा रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकता है। उसके ऊपर जब आप कर्नल बनते हैं तब आप बाहर होते हैं। तो अब उसका आप सोचिए कि ज़रा प्राइवेट आदमी जो अभी है, क्या 8 लाख रुपए प्राइवेट में किसी तरह कमाने वाला आदमी जो है वो आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल या केंद्र सरकार के ग्रुप बी के अफसर या कि 40 साल के बाद ग्रुप ए में आए हुए अफसर, उससे कहीं वो मैच खाता है? नहीं खाता है। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी ऐसी है और इतना सेंसिटिव इश्यू है कि कोई भी सरकार इसको ठीक से कर नहीं पाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी, कुछ उसमें उनकी जो रिकमेंडेशन को लेकर के कुछ बवाल हो गया था और ये भी उसको 11वां साल चल रहा है मोदी सरकार का, लेकिन इसको ये भी रेशनलाइज नहीं कर पाए। तो ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट पर तो मुझे डाउट है कि कुछ होगा, क्योंकि वो जो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर शायद ये बच जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे जानकारी नहीं है कि इन्होंने किस उसमें लिया है। अगर इनकम बेसिस पर लिया होगा तो ऑफ कोर्स वो होगी। दूसरा जो है, जो पीएच कैटेगरी वाला केस है, डिसेबल्ड वाला, वो जो मैंने पढ़ा कि वो कैट वगैरह में पहले कंप्लेंट हुई है और कोरोना का बहाना दे करके उन्होंने कोई टेस्ट में अपीयर नहीं हुई हैं। तो अब क्या होता है सरकार में, आपको पता है एक बार फाइल खुल गई ना तो फिर आपके सारा केस खुल जाता है। लेकिन अगर चुपचाप आपकी फाइल दबी हुई है तो कोई नहीं पूछता कि आपकी फाइल में क्या लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये इस सरकार की तरफ से भी क्या है ना कि अगर पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर के कोई बैठा हुआ है सरकार में या ओबीसी कैटेगरी का लेकर के बैठा हुआ है, तो आप उसको सर्विस में आने के पहले मान लीजिए उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया। और आपकी जानकारी के लिए यूपीएससी का जो, जब आपको यूपीएससी आप सेलेक्ट हो जाते हो, एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज़ में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो उसमें एक राइडर ये भी लगाया हुआ होता है कि आपने जो दस्तावेज़ दिए हैं इसके सबूत में अगर वो झूठे पाए गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये लगा रहता है। लेकिन अब क्या ये सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके लिए कोई एक टाइम फ्रेम तय कर दें कि उसको 3 महीने में स्क्रूटनाइज कर लिया जाएगा या 6 महीने में कर लिया जाएगा या साल भर में कर लिया जाएगा? अब किसी की फ़ाइल, मान लीजिए इस केस में तो अभी 2 ही साल प्रोबेशन पर भी हो गया और किसी और वजह से वो फाइल खुली, नहीं तो क्या जितने लोग अप्लाई करते हैं, जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, उनका क्या उनके सेलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर सारी स्क्रूटनी नहीं हो जानी चाहिए? ऐसा पहले पार्लियामेंट कमेटीज़ की रिपोर्टों में ये रिकमेंड किया गया। एक इस तरह की अथॉरिटी जो आप कह रहे हैं वो बनाने की एक पार्लियामेंट की कमेटी ने इस साल फरवरी में ही रिकमेंड किया था। वो सब मुझे लगता है अंडर कंसिडरेशन होगा सरकार के, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतें ऐसी आती हैं और ख़ास करके एससी कमीशन में, एसटी कमीशन में, ओबीसी कमीशन में इस तरह की शिकायतें आती रहती कि लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके और ये हमारे बेनिफिट्स ले लिए हैं। तो हमें लगता है कि जो अब ये पूजा खेड़कर का एक मामला है, सरकारों को, या चाहे वो केंद्र में, ये तो राज्यों में भी ये इशू होगा, राज्यों की सर्विसेज में भी, तो इसकी स्क्रूटनी के लिए इनको कोई टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि आपको जब सिलेक्शन हो गया, आपको सिलेक्शन दे दिया, सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किया, उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल वो सरकार फिक्स कर दे कि इतने टाइम के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करके सही है या गलत है वो बता दिया जाएगा। अब आपने मान लीजिए इस केस में जल्दी हो गया, अब कोई सर्विस में ज्वाइन कर ले, उसके 10 साल बाद आप उसको बोलेंगे आपका सर्टिफिकेट ये फर्जी था। तो इसलिए हमें लगता है कि कुछ सरकार को अपनी पॉलिसीज़, अपना जो तंत्र है उसके अंदर अभी झांकने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो कंडक्ट रूल है उसमें ये सब वेल डिफाइंड है, लेकिन ये जो आप सब बोल रहे हैं
उसमें पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं दे सकता है सिविल सर्वेंट। वो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में अपना जो क्रिटिसिज्म, अपना ओपिनियन जो है वो बाहर नहीं दे सकता है, जो लिखना है फाइल में लिखे। तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑलरेडी। इसी तरह बाकायदा ये DOPT के लगातार सर्कुलर इश्यू होते रहते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का अफसर जो है वो मीडिया से नहीं बात कर सकता है, अनलेस कि वो फील्ड पोस्टिंग में हो। फील्ड पोस्टिंग में हो तो अब मान लीजिए DM और SSP है, उसका रैंक तो कम होता है, लेकिन वो मीडिया से बात करता है। मंत्रालयों में जब आप जाएंगे तो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के अफसर को मीडिया से बात करने की परमिशन नहीं है ऑन रिकॉर्ड। तो ये सब हैं रूल्स, और इस तरह के सर्कुलर्स की कोई कमी नहीं है। जो आप कह रहे हैं रील वगैरह बनाने की बात कुछ लोग करते रहते होंगे, लेकिन उसमें वो इन सब मर्यादाओं का वो ध्यान रखते होंगे, ऐसा मुझे अंदाज है, क्योंकि कोई शिकायत हो गई तो फाइल खुल जाती है उनकी DOPT में। खास करके ये जो तीनों सर्विसेज है ना, जो तीन, ये क्या होता है DOPT में, मैं बता रहा हूँ आपको, कई सारे लोगों की सुओ मोटो भी फाइल खुल जाती है, वो प्रोसेस चलता रहता है। जो DOPT का ये जो AIS जो सेक्शन है, जो ये सब मॉनिटर करते हैं, हम वहाँ कई बार जाते रहते हैं, तो ऐसे अखबार में कोई इस तरह की इंसिडेंट आई, वो लोग देखते रहते हैं, अच्छा ये IAS ने ऐसा किया, ये तो अलाउड ही नहीं है, तो उसकी यहाँ पर एक शिकायत खुल जाती है फाइल, उसमें कंसर्न्ड आदमी से और फिर स्टेट गवर्नमेंट से वो सब चालू हो जाता है करस्पॉन्डेंस। तो ये चलता रहता है, लेकिन जब तक कोई बड़ा मामला इस तरह नहीं खुलता है तब तक देखिए, अब एक्शन आपको पता है कि जब आप सर्विस के मेंबर हो गए तो आप पर दो तरह की कार्रवाई हो सकती है। एक होती है माइनर पेनाल्टी, एक होती है मेजर पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी में आपका डिसमिसल तक हो सकता है, माइनर पेनाल्टी में छोटा मोटा ये वार्निंग इशू करने से लेकर के और कुछ हो सकता है। तो नॉर्मली आपको मालूम है जो अपना जैसे न्यायतंत्र बाहर वाला है, वैसे ही डिसिप्लिनरी एक्शन वाला सिस्टम है। तो इसलिए जो है वो लोगों का डर वैसा रहा नहीं। तो आप जो कह रहे हैं हटा दिया लोगों ने, अब सोचा होगा लोगों ने कि कहीं हमारी भी कोई शिकायत ना कर दे, तो इसलिए थोड़ा डिटरेंस का काम कर रहा है पूजा खेड़कर का मामला, ऐसा लगता है।